जब बात होती है डिप्लोमेसी की, तो भारत में लंबे समय तक डिप्लोमेसी सिर्फ इंग्लिश में होती रही। लेकिन पिछले कई सालों से हिंदी ने जोर पकड़ा है और न सिर्फ भारतीय डिप्लोमेसी बल्कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिन्होंने हिंदी की जो अहमियत है उसको समझा है और कोशिश उनकी ये होती है कि वो हिंदी में बात करें। ख़ासतौर पे भारतीय जनमानस को समझने के लिए हिंदी जानना उनके लिए ज़रूरी है। और हमारे साथ हैं लिथुआनिया की राजदूत, और आपके नाम का मैं सही उच्चारण करूं तो वो होता है डायना मिकेविसियन। बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया मैंने? हाँ ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। तो आपके लिए मैंने सवालों की एक सूची तैयार की है ताकि सिलसिलेवार ढंग से हम उस पर बात करें, और आप हिंदी में हमसे बात करने जा रही हैं। कोशिश करूंगी। और ये पहली बार इंटरव्यू हिंदी में दे रही हूँ। जी, तो सब अच्छा रहेगा। और थोड़ा घबरा जी बिल्कुल, ये इसी तरह का एक इनफॉर्मल अनौपचारिक बातचीत है जिसमें थोड़ी सी घबराहट मुझे भी है, थोड़ी सी इनको भी है। तो हम इस बातचीत को बहुत ही अनौपचारिक तौर पे रखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे कि आपने हिंदी को सीखना ज़रूरी क्यों समझा? देखिए, मैंने बचपन से इंडिया में रुचि ली। भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय फिल्मों के बारे में, भारतीय भाषाओं के बारे में भी। मैं और किसी देश की भाषा, किसी देश की संस्कृति का भाषा ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना। जी। तो भाषा की जानकारी बहुत देता है देश के जानकारी में बढ़ाने, देश को पहचानना। तो इसलिए मैं बहुत साल पहले फैसला किया थोड़ी हिंदी सीखना और संस्कृत भी। इसलिए हिंदी मुझे भारत जानने का इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो आपने यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों को समझने के लिए हिंदी सीखना मुनासिब समझा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप जब ये सीख रही थी, कितने सालों तक आपने सीखा और कितना मुश्किल या कितना आसान लगा हिंदी सीखना आपको? हाँ, बहुत साल से सीखी, लेकिन 1-2 साल सीख रही हूँ, फिर दूसरी देश जा रही हूँ। डिप्लोमेट्स लाइफ ऐसा है कि 2-3-5 साल कोई हिंदी नहीं सुनती हूँ, नहीं इस्तेमाल करती हूँ, तो भूल जाती हूँ। फिर एक और बार सीख रही हूँ, और मैं सोचती हूँ कि 3 बार सीखी, 3 बार भूल गई। अच्छा। तो चौथी बार अभी सीख रही हूँ टीचर के साथ, या राजदूत के तौर पर आई 1.5 साल पहले जी। तो हाँ, इसी मोमेंट से एक और बार सीख रही हूँ। तो ये लेकिन आपके अंदर के समर्पण के भाव को दिखाता है, आपके काम के प्रति आपकी जो आस्था है उसको दिखाता है कि कैसे बार बार आप कोशिश कर रही हैं, और जब भी आप भारत आती हैं हिंदी फिर से सीखना या प्रैक्टिस करना, उसका अभ्यास करना आप शुरू करती हैं। तो एक राजदूत के तौर पर आपको ये जिम्मेदारी निभाने में कितनी मदद मिलती है हिंदी सीखने से? मेरी जिम्मेदारी निभाने में तो मैं अंग्रेज़ी में बोलती हूँ नॉर्मली। आमतौर पर हमेशा अंग्रेज़ी बोलती हूँ, और सीरियस पॉलिटिकल मामले के बारे में मुझे हिंदी में बात करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे कॉलीग्स के लिए मेरा लिमिटेड ज्ञान, जानकारी, हिंदी का जानकारी कोई भरोसा देता है, कोई कंफर्ट देता है। उनको पता है कि मुझे थोड़ी हिंदी आती है, तो वो मदद एक ताकत का एहसास होता है। और दिल्ली में रहने में तो बहुत मददगार है, क्योंकि बाज़ार में
सड़क में आम लोगों से बात करने में, तो ये बहुत अच्छा है। जी, आपने कहा कि आपको एक ताकत का एहसास होता है, और जहाँ तक राजनयन की भाषा जो है वो अंग्रेज़ी ही है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक फ़्लो के साथ आप बात कर सकती हैं। जब हिंदी आप सीख रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको आप राजनयन में इस्तेमाल नहीं करेंगी। जहाँ तक आपने बाज़ार की बात की, तो कितना ज़्यादा आप हिंदी बाज़ारों में इस्तेमाल करती हैं? बाज़ार में मैं सिर्फ हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि ये, हाँ, आपने मुझे पूछा कितने मुश्किल कितने आसान है, तो बाज़ार में वो हिंदी आसान है। सब्जी के नाम, फल के नाम मुझे पता है। कुछ सब्जी के नाम सारे सब्जी के नाम हिंदी में? कीड़ा, बैंगन, सारे सारे सारे, पालक, गाजर, प्याज, सब 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 कुछ तो आप सब्जी समझती वाले हूँ से सब। भाव पूछती हैं तो क्या पूछती हैं कि खीरा किस भाव है या गाजर किस भाव है, क्या क्या पूछती हैं आप? डिपेंड करता है। डिपेंड। बार्गेन भी करती हैं हिंदी में कि थोड़ा कम कर दो रेट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, वो मदद करता है। और प्राइस के बारे में भी हिंदी में बार्गेन करते हैं, तो हाँ, ये उपयोगी है मेरे अच्छा लिए। अच्छा, आपने कहा कि आप हिंदी में बात करती हैं, लेकिन जहाँ आप अंग्रेज़ी में बोल रही होती हैं, लोगों को जहाँ ये पता ना हो, उनको ये पता है कि विदेशी हैं, इनको हिंदी नहीं आती, तो कोई ऐसी बात आपने सुनी हो जो उन्होंने ये सोचकर बोला हो कि इनको क्या हिंदी आती होगी, लेकिन आपने समझ लिया हो और फिर जवाब भी दिया हो? कोई ऐसा अच्छा भला बुरा कोई भी वाकया जो आपको याद आता हो? हाँ, बहुत बार मैंने सुना कि मेरे बारे में कोई कोई आदमी बोलते हैं, और आमतौर पर ये अच्छी बात है और वो सुंदर है, वो ये वो, लेकिन एक बार मुझे याद आती है कि हाँ, कोई आदमी बोला कि वो विदेशियों को टैक्सी जाना पड़ेगा, हम ऑटो नहीं, शेयर नहीं मिलते हैं, उनके पास पैसा है, विदेशी है, तो ये अच्छा नहीं था। तो आपने हिंदी में पलट के जवाब दिया, कुछ हाँ बोला हाँ उनसे? हाँ, मैं विद्यार्थी थी, इस 20 साल के पहले, कि मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है मुझे भी ये टेम्पो चाहिए, टैक्सी नहीं ले कर पाऊँगी, तो हाँ, वो घबरा हो गया तो कब की बात है, कहाँ? 20 साल पहले की आपने बात बोली है, कहाँ की बात है, दिल्ली की? नहीं, वो शायद औरंगाबाद में। अच्छा, औरंगाबाद, मैं अजंता एलोरा गई, तो एक स्टूडेंट के तौर पे, तब आप डिप्लोमेट नहीं थे। स्टूडेंट के तौर पर। तो आपका जुड़ाव पहले से भारत के साथ रहा है और तब से आप हिंदी के हाँ हाँ हाँ, प्रति तो दिलचस्पी रखती हैं? मैंने बताया, बहुत बार सीखी अच्छा, हिंदी। तो आप हिंदी के कौन से ऐसे शब्द हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं दिनचर्या में, हर दिन? एक उर्दू शब्द पता नहीं, लेकिन एक सफिक्स, एक कमाल है, वाला सफिक्स है, मेरा पसंदीदा चीज़ है हिंदी में। दूध वाला, शू वाला, ये वाला, वो वाला अच्छा, और मुझे याद आ रहा है, एक किस्सा आ रहा है कि मुझे कॉफ़ी मेकर चाहिए था 10 साल पहले, और हम मेरे पति के साथ दुकान गए, और दुकानदार को मैंने बताया कि हमको सिंपल फ्रेंच प्रेस चाहिए, उनको पता नहीं चला। मैंने दिखाया कि दबाना, कॉफ़ी पाउडर दबाना है, और भी उन्होंने कहा हाँ, प्लंजर वाला चाहिए, तो वाला सफिक्स हमेशा सब लोगों को मदद करता है वाला, हाँ। वाला। अच्छा, आपने हिंदी साहित्य भी पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है आपने? मैंने काफ़ी ज़्यादा साहित्य पढ़ा,
लेकिन हिंदी में नहीं। अभी मैं कुछ कहानी, प्रेमचंद का कहानी लिखी, पढ़ी, और कविता, ये काफ़ी अच्छा मेथड, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। कविता, ख़ास तौर पर हिंदी कविता मुझे बहुत मदद करते हैं। आपने एक बार जिक्र किया था कि आपने मधुशाला पढ़ना शुरू किया, वो क्यों पढ़ना शुरू किया? क्योंकि मधुशाला के पहले अग्निपथ था, और मैंने अग्निपथ बहुत साल पहले सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना हल्का आवाज़ है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव देता है। वो रिथम, वो, और ये बहुत आसान है, ये छोटी कविता है तो आसान है। और फिर मैंने इस कवि के बारे में और भी पढ़ना चाहती थी, तो मधुशाला आई मेरी ज़िंदगी में। मधुशाला आई आपकी ज़िंदगी में। तो कोई भी एक कविता जो आप 2 लाइन बताना चाहें, सुनाना चाहें। हाँ, तो मधुशाला आसान नहीं है। मधुशाला काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इतना सुंदर है। हालांकि मुझे शब्द नहीं आते हैं, लेकिन वो आवाज़, वो ताल बहुत सुंदर है और बहुत मज़ा देता है। कानों में गूंजता होगा। हाँ, नदी के जैसे। नदी के जैसे। तो हाँ, पहला छाप, राइट। मृदु भवों के अंगूरों के आज बना लाया खाला, प्रियतम अपने ही हाथों से पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। बहुत सुंदर, बहुत बस बहुत बढ़िया। इससे ज़्यादा जी नहीं, काफ़ी इतना काफ़ी है। और मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे ये जानकारी मिली कि लिथुआनिया में कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से मिलते जुलते हैं। कुछ एक शब्द ऐसे जो आपने सिमिलरिटी पाई, एक समानता पाई हिंदी या संस्कृत के साथ, संस्कृत निष्ठ हिंदी के साथ, वो उन शब्दों के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ज़्यादा बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं। सपना, वो सपनास है लिथुआनिया में। देवस लिथुआनिया में है। वीरस, रातस, रसा, मधु, मेदुस, बहुत सारे शब्द। तो ये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समानता को दर्शाते हैं। लेकिन समानता शब्दों के हद से जाता है, क्योंकि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत मिलता जुलता है। शब्द सिर्फ एक हिस्सा, वो समानता एक हिस्सा है, दूसरे हिस्सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। हमारी लैंग्वेज बहुत पुरानी भाषा है, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर बहुत पुरानी है, इंडो यूरोपियन, पुरानी प्रोटो इंडो यूरोपियन। जी, तो आप इंडिया में, भारत में हिंदी तो बोलती हैं, जब लिथुआनिया जाती होंगी तो वहाँ भी भारतीय समुदाय के किसी व्यक्ति से मुलाकात होती होगी, तो हिंदी में बातचीत होती होगी। कितने भारतीय हैं लिथुआनिया में? बहुत सारे, अभी 5-6 हज़ार निवासियों हैं, स्टूडेंट्स, और जो काम करते हैं वहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं भी। जी, तो हाँ, 5-6 हज़ार। तो ये जो भाषा की समानता है, थोड़ी सी सही, लेकिन वो किस तरीके से दोनों देशों के लोगों को नज़दीक ला सकती है? हम लोग बार बार पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं दो देशों के बीच रिश्ते को मजबूती देने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो भाषाई समानता है, और दूसरी जो आपकी कोशिश है हिंदी को सीखने की, समझने की और हिंदी में वार्तालाप करने की, वो कैसे मददगार साबित हो सकता है दोनों देशों के लोगों को आपस में करीब लाने के लिए, नज़दीक लाने के लिए?
लिथुआनियन लोगों को बहुत पसंद है वो भाषाएं का समानता। तो मैं इंडिया में, भारत में भी लिंग्विस्टिक समानता के बारे में बहुत अक्सर बात करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये समानता बहुत more known, is more known here. इसलिए मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस और कंफर्ट देता है दोनों लोगों को, क्योंकि सच तो है कि हम रिश्तेदार हैं। हमको कारण नहीं पता है, लेकिन हम रिश्तेदार हैं। ओके, हम लोग रिश्तेदार हैं, हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। एक आखिरी बात आपसे कि आप लिथुआनिया, हर देश की एक ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। आपकी भी ख्वाहिश होगी कि भारत से ज़्यादा टूरिस्ट जाएं, और भाषाई समानता या भाषाई जो एक कनेक्ट है वो इस रूप में बहुत मददगार होता है कि जब हम किसी कंट्री जाते हैं तो हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, और कैसे टैक्सी हायर करेंगे, और कैसे होटल पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो एक दिमागी तौर पे बहुत ताकत देती है कि अच्छा, वहाँ ऐसी भाषा जानने वाले लोग भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे लिथुआनिया के बारे में, भारतीय जो दर्शक हैं, जो लोग हैं उनको, और कैसे हिंदी के ज़रिए आप उनको एक निमंत्रण देंगी, न्योता देंगी कि वो लिथुआनिया घूमें और वहाँ को जाने समझें? हाँ, बिल्कुल निमंत्रण देती हूँ भारतीय लोगों को। हमारा देश बहुत छोटा है, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत हरा है और ठंडा भी है। ठंडा है। आप बहुत भारतीय लोगों को ठंडा पसंद है। क्योंकि इस गर्मी में कपड़े चाहिए, सिर्फ अच्छे कपड़े चाहिए। हम कहते हैं लिथुआनिया में कि कोई बुरा मौसम नहीं है, बुरे कपड़े हैं। अच्छा। तो गर्म कपड़े हैं या नहीं है, उसी हिसाब से। लिथुआनिया में पहाड़ी देश नहीं है, बहुत मैदानी देश है, लेकिन हमारे पास 7-8 हज़ार नेचुरल लेक्स है। प्रकृति झील है जो बहुत साफ है, बहुत ताज़े है, बहुत सुंदर है। फॉरेस्ट और भी आर्किटेक्चर, ऐतिहासिक आर्किटेक्चर है। हमारी राजधानी का पुराना आर्किटेक्चर को यूनेस्को द्वारा पहचाना गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। हमारे पास हमारा दूसरा शहर कौनस, जिसमें ज़्यादातर इंडियन टूरिस्ट बढ़ते हैं, वो भी काफ़ी मशहूर है आर्किटेक्चर के लिए, मॉडर्न आधुनिक आर्किटेक्चर के लिए। और बाल्टिक सी के किनारे में हमारे पास एक बड़े सैंड ड्यून्स हैं, रेगिस्तान जैसे, जिसको यूनेस्को भी पहचान, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पहचान दिया गया है। तो काफ़ी लायक है विजिट के लिए। काफ़ी कुछ है लिथुआनिया में देखने के लिए। और चलते चलते एक बार, क्योंकि हमने खाने पीने पे बात नहीं की है, तो पकवान, या सब्जियों की तो बात आपने की, लेकिन पकवान यहाँ के कौन कौन से अच्छे लगते हैं? और जैसे गोलगप्पे या क्या क्या आपको अच्छा लगता है? इंडियन खाना के बारे में? हाँ, तो मैंने बताया एक छोटे से इंटरव्यू में बताया कि मेरा सबसे पसंदीदा खाना है बैंगन का भरता। और इस इंटरव्यू के बाद सारे मेरे दोस्त मुझे इनका घर का बैंगन का खाना बैंगन का भरता भेज दिया। अच्छा। मैंने भी बताया कि गोलगप्पा स्ट्रीट फूड से मुझे गोलगप्पे पसंद है। समोसा। हाँ। तो फिर वर्कआउट भी ज़्यादा करना पड़ता है। गोलगप्पे और समोसा खाते। बहुत भरा समोसा, भरा खाना है। तो आप बैंगन का भरता बनाने में भी भरोसा करती हैं या सिर्फ खाने में? सिर्फ खाने में। अच्छा, मतलब बनाती नहीं है? बाद में। अच्छा, बाद में। तो अभी समय लगेगा। अभी हिंदी सीख रही हैं, बाद में बैंगन का भरता बनाना भी सीखेंगी।
तो लिथुआनिया के जो राजदूत हैं उन्होंने हिंदी में और साफ शब्दों में अपनी बात हम लोगों के सामने रखी। और चलते चलते बात तो मन तो नहीं भर रहा, बातचीत और लंबी करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ और जोड़ना है तो आप जोड़ सकती हैं, कुछ पंक्तियाँ कुछ और आप कहना चाहें, फिर हम वाइंड अप करेंगे इस इंटरव्यू को। पर क्या कहना, लिथुआनिया में आइए अच्छा। और हमारे देश एंजॉय कीजिए। तो लिथुआनिया आने का जो निमंत्रण है वो है तमाम भारतीय दर्शकों को, लोगों को। तो ये हिंदी की एक बातचीत, अनौपचारिक बातचीत, जिसमें हमने कल्चर की बात की, सांस्कृतिक जो साझापन है, एक विरासत जो चला आ रहा है लंबे समय से, उसकी बात की। और हम अपने दर्शकों से फीडबैक चाहेंगे कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, और अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी तो इनके जैसे और भी बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं जो हिंदी में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, लोगों के साथ एक संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। और हमें भी हिंदी में बात करके अच्छा लगता है, तो हम आपके सामने और ऐसे राजनयिकों को लेकर आएंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और आपका बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए और हिंदी में बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।